नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। पैंसठ वर्षीय बुजुर्ग किसान के खेत पर काम करते समय संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक किसान का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। शामली के थाना भवन क्षेत्र के ग्राम उमरपुर में ग्राम निवासी प्रेम सिंह उम्र 65 वर्ष खेत पर सुबह के समय काम करने गया था। लगभग 2 बजे के समय प्रेम सिंह को उसके पौत्र ने खेत पर मूर्छित अवस्था में पाया, जिसके बाद उसने इसकी सूचना परिजनों व पुलिस को दी। मौके पर पहुंची थाना भवन पुलिस ने मृतक किसान के शव का पंचनामा भरकर उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। इस मामले में परिजनों का कहना है कि प्रेम सिंह सुबह खेत पर काम करने गया था और जब वो खेत पर पहुंचे तो उन्हें प्रेम सिंह संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला, जिसकी मौत हो गई है। रोबिन क्या मामला हुआ? कूल सभा कर रहे काल सभा कर रहे मक्का बाड़ा गिरना और गठड़ी ले जाए मगे आएंगे तो मुंडे मुंह पड़े मेरे बाबा। क्या नाम है आपके बाबा का? प्रेम सिंह जी। अच्छा, किस कारण हुआ ये हादसा? पता नहीं जी, फिर मन गोड्डो में लेगा मगा बाबा बाबा कुछ नहीं कहा। अच्छा, फिर आपने इस चीज़ की सूचना किसको दी? मैंने अपने बाबा का फ़ोन मिला, पापा का फ़ोन मिला, पापा का फ़ोन बंद आया। फिर घर दूसरे वाले फ़ोन पर मिला, घर का फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा मगा पिताजी नहीं बोल रहा, हमारा बाबा नहीं बोल रहा। फिर पिताजी पापा घेर में थे, पापा तो फिर बात हुई, पापा बोले क्या मगा पिताजी नहीं बोल रहा, कुछ नहीं है खेत में जो। किस टाइम का मामला है ये 2-2:30 बजे का आया जिस टाइम। कौन से गांव की घटना है ये गांव अमरपुर की जी। पुलिस को सूचना किसने दी? सोनू ने जी। कंपल्सरी बात है। हाँ जी, आपका नाम? गंभीर है। क्या दुर्घटना हुई आपके यहाँ? अजीबा पिताजी में खेत में आए थे, वो काम करने गाय घोसा काट रहे थे, खाड़ सा कर रहे थे। अच्छा। मैं अपने पोते के साथ थे, वो गठड़ी बांध का ढो रहा था, वो अपना काट रहा था। मैं फिर अचानक ही गिर गया, अपना पता नहीं कहने खाए या क्या गया। तो उसके बाद में तुम्हें किसने सूचना दी? वो उनके मेरे लड़के नहीं दी जी सूचना, फ़ोन था। अच्छा। और वो पिताजी को पता नहीं क्या हो गया। तो अब आप सरकार की तरफ से कुछ मदद चाहते हो? जी यही क्या, हमें कुछ मिल जाए तो वजह तो गरीब आदमी जी। अच्छा, किस टाइम की घटना है जी? अजी मैं 10 बजे खेत में आए थे, ये 2-1 बजे की बात है जी। जी। हाँ जी। क्या भाई हो आप? 4 भाई हैं जी। ठीक है। नारायणपुर प्रखंड परिषद में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीडीपीओ स्नेहा कश्यप की विदाई समारोह हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अंचलाधिकारी श्री केदारनाथ सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री माहेश्वरी प्रसाद यादव आदि उपस्थित थे। सीडीपीओ स्नेहा कश्यप का प्रमोशन समाज कल्याण पदाधिकारी धनबाद के पद पर हुआ। वहीं अंचल अधिकारी श्री केदारनाथ सिंह को सीडीपीओ का प्रभार मिला है। वहीं आंगनवाड़ी केंद्र के सेविका और सहायिकाओं ने धन्यवाद दिया और सभी सेविका और सहायिकाओं ने बारी बारी से स्नेह कश्यप और सीओ केदारनाथ सिंह को गुलदस्ता एवं फूल की माला देकर सम्मानित किया। मतलब कुछ लगा कि सेविकाएं थोड़ा सा इधर से उधर, पर कोशिश किए अपनी तरफ से, पूरी कोशिश किए और आपके हर एक लगा कि आपको बहुत सारी जानकारी नहीं होती है। जैसा सीओ साहब बोले, जानकारी नहीं होने के अभाव में कहीं गलती हो जाती है। अगर मैसेज ठीक से जाए, कम्युनिकेशन ठीक से होए तो आप बहुत अच्छा काम करेंगी। ये बात मैंने देखा है ये 2 सालों में। हर एक जो भी आप लोगों से जुड़े, जैसे ये आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप रंजीत जी बनाए थे, मीना उसमें थी, तो हम मीना को सबसे पहले बोले कि हमको उनके आप अपने ग्रुप में जोड़िए ताकि हमको पता चले कि उनकी क्या समस्याएं हैं। वो बताएंगी हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि हम इसी बात पे विश्वास करते हैं कि कोई ऑफिसर, हम ऑफिसर हैं और हम बात नहीं करेंगे अपने कर्मियों से, तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। हमको डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन होना चाहिए, तभी हम आपकी समस्या समझ सकेंगे और आप ये समझ सकेंगी कि हम क्या चाहते हैं, हम कैसा काम चाहते हैं, क्या चाहते हैं। तो ये ग्रुप के माध्यम से और आप लोग से भी कभी शायद नहीं लगा। और पत्रकार बंधु में जो भी उपस्थित हैं, मैडम के साथ 2 साल से अधिक हम लोग काम किए। साथ में जो भी समस्या रही, 2 इलेक्शन
और बहुत तरह का कैंप में है और बहुत तरह के काम में हम लोग आपस में एक दूसरे से काम बढ़ते रहता था। तो इस बीच में कभी हम लोग को ये नहीं लगा, मैडम को जब भी कभी फ़ोन किए या कुछ किसी तरह के काम के लिए कहे, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे ट्राईसाइकिल के लिए, तो कुछ हम लोग पास भी आते हैं ट्राईसाइकिल के लिए, तो मैडम को जो भी हम लोग ये किए तो उस सभी लोगों का जो भी समस्या रहा उन लोगों का हल हो गया। तो इनका 2 साल का जो कार्यकाल है या 2 साल से अधिक हो गया, बहुत ही अच्छा रहा। और खासकर हम लोग से तो जो ये रहता था, जो विभागीय कार्य होता था, इसमें कभी हम लोग को कठिनाई नहीं हुआ। या जिला स्तर पर एक दूसरे से होता है पदाधिकारी में कि रहेगा। जैसे वीडियो साहब बहुत बढ़िया बात बोले कि फेयरवेल हमारे लिए जो विदा करने वाला होता है, जो जाने वाला होता है, उसका अलग कारण होता है, विदा करने वाले का अलग कारण होता है। हमारे यहाँ से एक अच्छी ऑफिसर जा रही है तो हमें दुख होगा, जाहिर बात है। हाँ। लेकिन जब आप उनके बारे में सोचिएगा जिनको जाना है, तब आपका दुख कम हो जाएगा। मैडम जा रही है तरक्की पाके, तो मैडम खुश हैं, तो आप भी खुशी खुशी विदा करिए, ठीक ना। यही मेरा कहना है कि खुशी खुशी विदा करिए और यह उम्मीद रखिए कि फिर से DSW बन के यहाँ आए, फिर से आपके साथ काम करने का मौका मिले, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा चीज आपके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि जैसी आपकी मैडम है, वैसे ही आप लोग भी हैं। मुझे पता है आप लोग बढ़िया से काम करने वाले में से हैं, 2 बार हम लोग देख चुके हैं। परेशानी क्या होती है कि ऊपर का आदेश सही ढंग से आप तक अगर नहीं पहुंचा हो तब काम में गड़बड़ी होती है, क्या मैम? तो इसका भी सॉल्यूशन है, आप तुरंत कांटेक्ट करिए। यहाँ कोई उच्चाधिकारी ऐसा नहीं है कि आपके साथ कांटेक्ट करने में उसको संकोच महसूस होगा कि क्यों हमसे आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका। राजस्थान कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत शनिवार को कस्बे में SDM राजेश डागा के निर्देशानुसार सड़क के दोनों ओर लाइनें डलवाई गयी। इन लाइनों का अगर किसी ने उल्लंघन किया तो निश्चित तौर पर उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही SDM डागा ने पुलिस लवाजमे के साथ कस्बे के बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान जिन जिन व्यापारियों ने सामानों को सड़क तक फैलाकर अतिक्रमण कर रखा है, उन्हें हिदायत दी गई और कहा गया कि अगर उनके द्वारा स्वेच्छा से सामानों को सड़क से नहीं हटाया गया तो जल्द ही JCB मशीन की सहायता से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाएगा। राज्य सरकार का वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट आम लोगों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, जिसमें पलायन को रोकने सहित विकास योजना की गति को तेज करने का लक्ष्य रखा जाएगा। इस बात की संभावना पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जताई। जामताड़ा परिसदन में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बजट को लेकर कहा कि राज्य सरकार जनता के हित को देखते हुए सदन में बजट पेश करेंगी, जिसमें पलायन रोकना प्राथमिकता होगी। हमारा लक्ष्य है कि 2024 तक पूरे जामताड़ा जिले के एक घर को हम शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे। और ख़ास करके जामताड़ा विधानसभा की बात करें तो आज मैंने लगभग 537 करोड़ की योजना जो बहुत जल्द जिसकी निविदा जारी करके और जामताड़ा और नारायणपुर प्रखंड को पूरी तरह 100% प्रत्येक घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है। तो ये जामताड़ा वासियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है कि हम 550 करोड़ की योजना सिर्फ 2 प्रखंडों में देने जा रहे हैं और पूरे ज़िले में इस तरह की योजनाएं हैं और पूरे ज़िले को हम शुद्ध पेयजल से आच्छादित करेंगे। बजट सत्र पर मुख्यतः दिन रात इस पर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि सबसे पहला हमारे सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि हम ऐसा बजट लाएं कि अपने राज्य में लोगों को हम अधिक से अधिक नियोजित कर सकें, रोजगार दे सकें। पलायन को रोकना हमारा पहला एजेंडा है और प्रत्येक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ें, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में एक जनता के लिए समर्पित बजट होगा, ऐसा हमारी कोशिश है। हमारे मुख्यमंत्री उसमें निरंतर प्रयत्नशील है। अपर स्थानिक आयुक्त उत्तर प्रदेश नई दिल्ली से स्थानांतरित होकर आए 2000 बैच के IAS अधिकारी डॉक्टर विभा चहल ने आज जनपद कोषानगर पहुंचकर जिलाधिकारी एटा के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। डॉक्टर विभा चहल इससे पूर्व विशेष सचिव APC उत्तर प्रदेश, OSD नोएडा, अथॉरिटी उप जिलाधिकारी सहारनपुर आदि पदों पर रह चुकी हैं। नवागत जिलाधिकारी ने इस दौरान मौजूद अधिकारियों कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया।
तदुपरांत कोषागार कार्यालय, कलेक्ट्रेट स्थित स्थानीय निकाय, अनुभाग शस्त्र अनुभाग सहित अन्य विभिन्न पटलों पर पहुंचकर मौजूद कर्मचारियों से वार्ता की। आगे आने वाले समय के लिए, क्योंकि मैं महिला हूँ, तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि यहाँ पे जो बच्चे हैं और जो महिलाएं हैं, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये मेरा ड्रीम है। और क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ, तो मैं चाहूँगी कि यहाँ की जो स्वास्थ्य है उस पर मेरा विशेष ध्यान हो। उसके अलावा सरकार की जितनी भी नीतियाँ हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, मैं उन पर पूरी तरह से मेहनत करके सफल करना चाहती हूँ। जैसे आपने महिलाओं के लिए विशेष फोकस देने की बात कही, तो प्रदेश सरकार मिशन शक्ति चला रही है महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, तो इसमें क्या कोई विशेष फोकस रहेगा? आप देखेंगे जैसे जैसे मैं काम करूँगी, आप देखते जाएंगे। ठीक है। शासन की और भी बहुत सी योजनाएं हैं जो रूट लेवल पर लागू होनी है, खासतौर से ये पिछड़ा जनपद है, तो किस तरह से आपका क्या एक स्टाइल रहेगा काम करने का? जो संवादहीनता की स्थिति कुछ बन जाती है तो कैसे निपटेंगे? मेरा पूरा एक्सेस रहेगा लोगों के लिए। आई एम कम्प्लीटली ओपन, मैं सारे टाइम अवेलेबल हूँ। जितना जो ग्रास रूट लेवल है वहाँ तक मैं अपनी पहुँच पहुँचाना चाहती हूँ। सो मैं उसके लिए पूरा मेहनत से काम करूँगी। थैंक यू। राजनांदगांव नगर निगम द्वारा शहर के आनंद वाटिका में 2 दिवसीय पुष्प महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस पुष्प महोत्सव में पुष्पों से बनी आकर्षक कलाकृतियां देखने को मिल रही हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पुष्पों की झांकियां देखने पहुंच रहे हैं। लोगों को पर्यावरण के प्रति आकर्षित कर पर्यावरण बचाने का संदेश लेकर नगर निगम द्वारा राजनांदगांव शहर में 2 दिवसीय पुष्प महोत्सव का आयोजन आनंद वाटिका में किया जा रहा है। प्रकृति की ओर सुघर हरियर राजनांदगांव को थीम लिए 2 दिवसीय पुष्प महोत्सव आयोजन का शुभारंभ हमारे जिला के कलेक्टर महोदय श्री टोपेश्वर वर्मा जी के कर कमलों के द्वारा यहाँ पर संपन्न हुआ। साथ ही हमारे शहर के प्रमुख अधिकारी एसपी सर श्री डी श्रवण सर, सीओ जिला पंचायत सर श्री अजीब बसंत सर, हमारे वन मंडलाधिकारी श्री बीपी सिंह सर और प्रशिक्षु वन मंडलाधिकारी श्री शशि कुमार जी यहाँ पे उपस्थित थे। इसके अलावा हमारे शहरवासियों के सभी गणमान्य लोग, हमारे एल्डरमैन श्री एजाजुर भाई, मनीष गौतम और पूरे शहरवासी यहाँ पर विराजमान हैं। इस बीच में जो उद्देश्य था कि हमारे शहर के बच्चों को उसकी प्रतिभाओं को एक मंच मिले, वही मंच इस पुष्प महोत्सव में प्रदान किया जा रहा है और उनके नृत्य, गायन, चित्रकला, रंगोली इत्यादि की प्रतियोगिता करके उनको प्रोत्साहन देने का एक प्रयास नगर पालिका निगम के द्वारा किया जा रहा है। सर, प्रदर्शनी के माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास किया आपने? जी, सेव नेचर, सेव अर्थ, सेव लाइफ। अगर आप प्रकृति को नहीं बचाओगे तो मैं बार बार कहता हूँ कि इस पृथ्वी में जीवन ज़्यादा दिनों की समय की बात नहीं है। तो जब तक आप इस प्रकृति को संरक्षण नहीं देंगे या इसका संदेश लोगों को नहीं मिल पाएगी तो बहुत ही मुश्किल होगी आगे का जीवन। तो यही कहना चाहूँगा कि पेड़ लगाएं, जल को बचाएं, हमारे सरोवर, हमारे कूप, हमारी नदियाँ, हमारे समुद्र को सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें और संवर्धित करें। थैंक यू सर। पुष्प महोत्सव के आयोजन में आपने प्रदर्शनी लगाए, कौन कौन से पौधे आपके पास है? आयोजन को लेकर क्या कहेंगे? आयोजन के लिए लेके मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं सबसे पहले तो अपना परिचय देना चाहती हूँ कि मैं मीरा तिवारी, नंदग्राम नर्सरी मेरी है और मैं यहाँ प्रकृति से जुड़ने का संदेश लेके आई हूँ। और मेरे द्वारा लगाए हुए पौधे जो आप सब जानना चाहेंगे, स्ट्रॉबेरी है, फल है और बहुत से प्रकार के फूल हैं जो आप सबको अपनी तरह जीना सिखाते हैं और फूलों की तरह सब जुड़े रहें। बस कौन कौन सा पौधा है आपके? देख लीजिए जी, इंथोरियम कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सिल्वर प्लांट कहते हैं और फलों के हैं, बहुत से फूल हैं। शहर सबलगढ़ के अनाज मंडी प्रांगण किसान महापंचायत में भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर साधा। जयवर्धन सिंह समस्त कांग्रेसियों द्वारा सभा की गई। आज शहर सबलगढ़ में दोपहर 3 बजे के लगभग मंडी प्रांगण में सभी समस्त कांग्रेसियों एवं मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, जिन्होंने भाजपा के बढ़ते पेट्रोल डीजल की वृद्धि, किसान आंदोलन, नोटबंदी, देश में हो रहे भ्रष्टाचार आदि विषयों पर सभा ली, जिसमें अपनी जुबानी से भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए अत्याचार के बारे में बताया। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी भूमिका बैजनाथ कुशवाहा विधायक सबलगढ़ द्वारा रखी गई। क्या लग रहा है, इन पूरे मायने क्या निकाले जाए?
आज सबलगढ़ में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषकर बैजनाथ कुशवाहा जी जो यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं, उन्होंने पूरी व्यवस्था रखी थी और सबलगढ़, मुरैना, श्योपुर से भी किसान यहाँ पर मौजूद थे। मूल बात यह है कि भाजपा सरकार किसान के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। इस काले कानून के माध्यम से जो आम किसान हैं उनका शोषण किया जाएगा। बाहर के उद्योगपति यहाँ आकर किसान को परेशान करेंगे और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब तक भाजपा सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेगी तब तक कांग्रेस पार्टी आंदोलित रहेगी। किसान पूरे देश भर में आंदोलित रहेगा क्योंकि इस कानून के माध्यम से किसान को नुकसान ही रहेगा। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, प्रदेश सरकार फिर टैक्स लगा दिया है, अन्य टैक्स लगा दिया है, आपको ये घमंड है भाजपा सरकार, क्योंकि अगर हम देखें तो जब सरकार कांग्रेस की थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल का दाम विदेश में $100 था, लेकिन हमारे समय में पेट्रोल था लगभग 70 रुपये प्रति लीटर और डीजल था लगभग 50 रुपये। लेकिन आज जब कच्चे तेल का दाम पूरे विश्व में $50 से आधा है, लेकिन ऐसे समय में भी भाजपा सरकार ने पूरे देश भर में पेट्रोल तो लगभग आप मान के चलो कुछ दिन में 100 होने वाला है, मतलब इतनी दुख की बात है, अफसोस की बात है। डीजल भी 85 के आसपास हो चुका है। इससे कहीं ना कहीं किसान को और आम जनता को पर बहुत बड़ा बोझ हो रहा है। इसके माध्यम से महंगाई बढ़ रही है और आम जनता परेशान है। भाजपा किसानों की बात करती है, लेकिन दूसरी ओर कहीं आतंकवादी और खालिस्तान बनाती जा रही है। भाजपा हमेशा से उद्योगपति की सरकार रही। भाजपा ने कभी भी किसान के हित में काम नहीं किया है। वो तो कांग्रेस पार्टी थी जिसमें इंदिरा गांधी जी ने कृषि का राष्ट्रीयकरण किया था, जिसके माध्यम से MSP स्थापित हुआ था, जिसके माध्यम से सरकारी खरीद चालू हुई थी। अब भाजपा सरकार चाहती है कि जो सरकारी व्यवस्था है, मंडियां हैं, उनको खत्म करें और सीधा पूरा कृषि का पूरा विभाग, पूरा क्षेत्र निजी हाथों में दे, जो हम कभी नहीं होने देंगे। क्या लग रहा है किसानों को जो आतंकवाद की बात कह रही है, तो क्या किसान इस तरीके की बातें हैं? किसानों की आंखें खुल चुकी किसान महापंचायत में पधारे हम सब पूरे मध्य प्रदेश में अपने पिता के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके मान सम्मान करके पूरे किसान नौजवानों की लड़ाई लड़ने वाले मध्य प्रदेश सरकार के भारतीय जनता पार्टी के लीडरान और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और उनके जो एजेंट हैं वो इस देश का अन्नदाता को कभी आतंकवादी, कभी किसी अलग अलग नामों से नवाज रही है। लेकिन ये पूरे देश का किसान समझ रहा है, देख रहा है। कि ये जिस तरह से किसानों के साथ किसानों के साथ शहादत देने के बाद इस देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी उनके प्रति एक शब्द नहीं बोला। पूरा लोग इसको देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। मुझे लगता है आने वाले समय में इनके परिणाम आपको। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी कर्नल रावत के पक्ष में बोल रहे हैं कि जो बात बिल्कुल सही है। तो क्या लग रहा है? मध्य प्रदेश का गृह मंत्री तो खुद ही ऐश्वर्या राय के उसमें तो अभी मध्य पार्टी भ्रष्टाचार कैसे करे, कांग्रेस के विधायक सभी लोगों से निवेदन है कि वो नीचे खाना लगाए, बाहर से जो भी लोग आए हैं वो खाना खा के अवश्य जाएं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसी शिक्षा दे रहे हैं? मुझे लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का जो कांग्रेस में एक मान था, सम्मान था, कद था, एक स्टेटस था, मुझे लगता है कल जो उज्जैन में आपको देखने को मिला, जमीन में बिठा दिया और यही हैसियत है, वो इसी लायक है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाकी सभी लोगों से निवेदन है कि वो नीचे। यूपी के कौशाम्बी जनपद के कोखराज थाना क्षेत्र के एक गांव में मासूम बच्चे की गला दबाकर हत्या कर देने का मामला प्रकाश में आया है। इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले हत्यारों को पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने लिखापढ़ी कर हत्यारों को जेल भेज दिया है। वहीं मासूम की लाश को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सगे दादा और बुआ ने मिलकर मासूम की हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया था। तो कल से बता रहे साहब हम नहीं तो वो रहे थे। क्या मारा किसने है? सही बताओ। मारा हम। क्यों मारा? हाथों पर बैठा रहा, गिर गया तो हम क्या करें? अब हमारे गिर गया तो उसके लिए छुपाने की क्या जरूरत होती है? हाँ बताना चाहिए ना पड़ोस में।
तो जन्ना ना उनका घर पे देख। तो उसके बाद हम पहुँचा, हम कहा बस यही जवान से निकला, हमका मादर तो हट उनका कहा है तो कहा टंकी निकाल। जब टंकी में साहब देखा हमने तो सही 60 रखा रहा। फिर साहब हमारा चौड़ा हमारा छूट गया। उसी तरीके मैं भाग गया। मैं कहा भाई मत जाएंगे, 10-7-8 जने हैं। फिर मैं गांव से बाहर भाग करके और एक पैरा को कुंदरऊ रहा, वही में लेटा रहा। कल शाम को थाना पोखरा क्षेत्र में एक बच्चे की डेड बॉडी एक घर में पाई गई थी, जिस पे ग्रामीणों का आरोप था कि इसी घर के मालिक ने मारा है इसको। इस पे कल मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि घर के मालिक ने उस बच्चे को गला दबा के मारा था, जिसमें उसका कारण था कि कुछ दिन पहले उसके बच्चे की मालिक के बिटिया के बच्ची की मृत्यु हुई थी। उनको आशंका थी कि इसको भूत से उन लोगों ने मरवा दिया है। इसी प्रतिशोध में उसने इस बच्चे को भी मार दिया है। आज तीनों लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। नौगांव उप जेल से एक कैदी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव पहुंचा, जहां उसका ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर उमर द्वारा उपचार किया जा रहा था। तभी मीडिया कर्मियों की नजर घायल कैदी पर पड़ी। जब तक पत्रकार घायल कैदी से बात कर पाते, इससे पहले जेल प्रहरी द्वारा पत्रकारों को रोका गया, जिस पर डॉक्टर से पूछा तो मौके का आग से जलना बताया। जब इस संबंध में थाना प्रभारी संजय वेदिया से बात की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जितेंद्र अनुरागी पिता रामेश्वर अनुरागी निवासी हरपालपुर के द्वारा छुरा लहराने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस ने आरोपी को रामकुटी चौराहा पर अवैध छुरे के साथ पकड़ा था। सर, एक कैदी को गुप्त अंग में जलने के फफोले पड़ने की बात सामने आई, क्या है पूरा मामला का? परसों लगभग 5 बजे अनुरागी करके है कोई, जितेंद्र अनुरागी नाम का एक विचाराधीन बंदी पुलिस थाना नौगांव से पुलिस गार्ड के माध्यम से आया। जब वो आया था तो उसके शरीर से मिट्टी तेल की बदबू आ रही थी। तो सिपाही ने उसको कहा था कि हाँ जाओ तुम जाके नहा लेना, और उस समय उसका कुछ जला हुआ नहीं था। बाद में वो गया, जाके नहाया, लेकिन उसके पास और नए कपड़े नहीं थे तो उसने उन्हीं कपड़ों को फिर से पहन लिया। रात में जब सोने के बाद रात में 2-3 बजे के आसपास सिपाही को रिपोर्ट दी गई कि उसके शरीर में कुछ जलन सी हो रही है। तो ड्यूटी वाले सिपाही ने देखा और उसके शरीर में कुछ लाल लाल से दाने दिखाई दिए उसको। तो उसने कहा कि ये तू कपड़े हटा दे, शायद इस कपड़े के कारण से हो रहा है, क्योंकि तू मिट्टी के तेल अपने कपड़े में डाला हुआ था, तो शायद उसी का हो सकता है रिएक्शन वगैरह हो रहा हो। तो वार्ड के अंदर ही उसने अपने कपड़े बदल लिए और गमछा वगैरह लपेट लिया। फिर सुबह मेरे को जानकारी मिली, तब तक उसके फफोले कुछ ज़्यादा हो गए थे। तो उसकी स्थिति को देख के ऐसा लगा कि इसको चिकित्सक को दिखाना आवश्यक है। तो मैंने अपने जेल गार्ड के माध्यम से उसको अस्पताल भिजवाया, जहाँ पे उसका उपचार किया गया। डॉक्टरों का क्या कहना है? डॉक्टरों ने तो बस उसका उपचार किया। बंदी से मैंने पूछा कि क्या हुआ था, तो उसने कहा कि मेरा किसी से कोई प्रेम प्रसंग वगैरह का वो था, तो उसने मेरी बात नहीं मानी। तो मैंने मिट्टी तेल डाल के अपने आप को जलाने की कोशिश की, लेकिन शायद लोगों ने रोक लिया। तो सर, सवाल ये निशान वही उठता है कि जब जो आरक्षक आपकी जेल तक आरोपी को लेके आए हैं, तो क्या उन्हें मिट्टी के तेल की बदबू नहीं आई? कि आपके जेल प्रबंधन जिसने उसको रिसीव किया जेल में, तो क्या उसको बदबू नहीं आई? हाँ, उसको बिल्कुल आई ना, तभी तो उसने कहा कि जाओ इसको धो लेना। वो बंदी गया, नहाया और कपड़े भी धोए, लेकिन शायद उसने अपने कपड़े ढंग से नहीं धोए। पुलिस ने MLC भी कराई है, क्या उसमें कुछ पाया गया ऐसा मिट्टी के तेल की बदबू आई या जला हुआ हो? नहीं, उसमें MLC में तो मिट्टी के तेल के कुछ नहीं लिखा, क्योंकि MLC में तो चोट वगैरह लिखा हुआ रहता है, मिट्टी तेल की बदबू तो ऐसा नहीं लिखा रहता है। जला हुआ हो? नहीं, उस समय कोई ना तो वो जेल में आते समय जले का निशान थे उसमें। हाँ, मिट्टी तेल जरूर डाला था और उसकी बदबू आ रही थी। सर, कल एक जेल प्रहरियों द्वारा एक कैदी को अस्पताल लाया गया था, कहाँ पर उसको तकलीफ थी, क्या तकलीफ थी, क्या इलाज किया गया? आपके ही माध्यम से मुझे संज्ञान में प्राप्त हुआ है कि कल डॉक्टर उमर खान की ड्यूटी में जेल से एक कैदी को लाया गया था, जिसको पोस्ट एक्सपोजर इंजरी हो गई थी।
और ये सरफेस इंजरी जो होती है वो थी, उसके लिए उसको लाया गया था और उपचार के दौरान वापस भेज दिया गया। सर क्या है कि इस पर उसका आरोपी का जो आया था जेल से, उसका नाम क्या है, और थोड़ा सा सर आप इसको डिटेल में सर बता दें क्या उसको प्रॉब्लम थी, शॉर्ट शब्दों में हिंदी में सर। आरोपी की डिटेल के लिए तो जेल से संपर्क करना पड़ेगा और ड्यूटी डॉक्टर से पूछना पड़ेगा रजिस्टर में देख के। क्या नाम था सर आरोपी जो कर लाया था? जैसे ही अभी फ़ोन पे जानकारी मिली उसके अनुसार जितेंद्र अनुरागी कैदी का नाम था, जो कि हरपालपुर का होना बताया गया है और किसी पुलिस संदेह मामले में लेके आई थी। तो क्या सर अब पूर्णतः स्वस्थ है? अभी जेल प्रभारी जो डॉक्टर है हमारे नीतीश गुप्ता जी, उनसे माध्यम से बात हुई है, जो कि आज भी जेल में है। उनका कहना है कि पूर्णतः स्वस्थ है और उसको ऐसी कोई इंजरी नहीं है, केवल गीले कपड़े या सरफेस इंजरी जो होती है फफोला टाइप की, स्किन वैसी है। दिल्ली में हुए बजरंग दल के रिंकू शर्मा की निर्मम हत्या को लेकर कोरिया जिला के डोमन हिल काली मंदिर से लेकर जय स्तंभ चौक तक हिंदू सेना ने आक्रोश रैली निकाली और फूल मालाओं के साथ दीप जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि दिल्ली में बजरंग दल के हिंदूवादी साथी रिंकू शर्मा की 2 दिन पहले हुई निर्मम हत्या को लेकर हिंदू सेना कोरिया जिला ने लगभग 150 पदाधिकारियों सदस्यों को लेकर चिरमिरी के डोमन हिल जय स्तंभ में आक्रोश रैली निकालते हुए फूल मालाओं और 108 दीप जलाकर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी। आज किस प्रकार से हिंदू सेना ये रैली निकाल रही है, इसके बारे में बताइएगा। आज हिंदू सेना रिंकू शर्मा जी के जो निर्मम हत्या हुई है उसके विरोध में एक आक्रोश रैली निकाल रही है। दिल्ली में जो रिंकू शर्मा की निर्मम हत्या की गई है, इसलिए आज हिंदू सेना चिरमिरी छत्तीसगढ़ 150 से 200 की संख्या में आक्रोश रैली निकाल रही है। तो बार बार हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, इसको लेकर हिंदू सेना क्या कार्यवाही कर रही है आगे? अगर कार्यवाही सही तरीके से नहीं की गई तो हिंदू सेना ठोस निर्णय ले सकती है। देखिए, हिंदू सेना छत्तीसगढ़ के द्वारा हमेशा से सनातन धर्म के को रक्षा के लिए हमेशा काम करते रहे हैं। अभी दिल्ली में जो एक हिंदूवादी कह सकते हैं, हिंदुत्व को लेकर जो एक अलग जगह के रखे थे, रिंकू शर्मा जी का निर्मम हत्या किया गया है, जिसको लेकर आज हिंदू सेना भावनात्मक रूप से एक मौन रैली निकाली है। और इस रैली के माध्यम से सरकार या इनके जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं उन तक ये आवाज़ जानी चाहिए कि हिंदू और हिंदुओं के ऊपर जिस प्रकार से प्राणघातक हमले हो रहे हैं, उस पर यदि समय रहते अंकुश नहीं लगाएंगे तो जाहिर सी बात हिंदू संगठनों को कुछ ना कुछ ऐसा उपाय जरूर करना पड़ेगा कि ताकि हमारा हिंदुत्व समाज सुरक्षित रह सके। इसके लेके जैसे कि आपको बता दें कि अगर हमको आत्मरक्षा करना है, धर्म रक्षित रक्षा, धर्म की रक्षा यदि हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई नया ऑप्शन खोजना पड़ेगा, ताकि जो बार बार हिंदुओं के ऊपर साल में भी देखा जाए तो दर्जन भर से ज़्यादा लोगों की हत्याएं कर दी जा रही हैं। और नाम लेकर मैं नहीं कहना चाहूँगा कि कौन सा वर्ग समुदाय हत्या कर रहा है, हर व्यक्ति जान रहा है कि कौन हत्या कर रहा है। तो जाहिर बात सरकार को इस पर सोचना जरूर चाहिए। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।